तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि एक बार फिर लग सकता है झटका, बिजली का ये झटका, क्योंकि बिल का जो अब रेट होगा वो बढ़ा हुआ आ सकता है। नए साल में प्रस्ताव जो है वो तैयार कर लिया गया है। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ केदार सिंह रावत, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके पाल जी, आप नेता, फोन लाइन पर हैं। और जय सिंह रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले केदार सिंह रावत जी, ऊर्जा प्रदेश हमारे प्रदेश को कहा जाता है, और यहाँ पर अगर बिजली महंगी होती है, आपको लगता नहीं लोगों को परेशानी होगी? शौक में आपका वक्तव्य। केदार सिंह रावत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार जी, क्या कहेंगे सर, ये जो खबर आ रही है कि नए साल में बिजली के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, जबकि हम ऊर्जा प्रदेश हैं? देखिए, ऊर्जा प्रदेश तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो है, ये विभाग ने, यूपीसीएल ने जो है प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि ये लागू हो जाएगा। यूपीसीएल ने जो प्रस्ताव पारित किया है, विद्युत नियामक आयोग जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, वो इसकी सुनवाई करेगा, जन सुनवाई भी होगी, और उसके बाद जो है बिजली की दरें तय। तो विभाग का प्रस्ताव अपनी जगह पे है, और उसको लागू किया जाना, ये अभी से हम ये नहीं कह सकते साहब इतनी महंगी हो रही है, उतनी महंगी हो रही है। हालांकि महंगाई तो अपने हिसाब से वो बढ़ेगी, लेकिन जैसे आप ही बता रहे थे कि पिछली बार जो है 9 पॉइंट समथिंग कुछ प्रतिशत जो है वो बढ़ा था, उससे पहले 2 पॉइंट समथिंग बढ़ा था। लेकिन अभी जो यूपीसीएल ने प्रस्ताव बनाया है जी, तो उसके लिए जो उनका प्रस्ताव है वो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को जाएगा, और कमीशन जो है जन सुनवाई करेगा। जन सुनवाई के बाद ही जो उचित होगा जी, वही जो है लागू किया जाएगा। ठीक है। आशीष नौटियाल जी, आप क्या कहेंगे? ये जो खबर आ रही है, जैसे कि अभी केदार सिंह रावत जी ने कहा, ये अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो परेशानी तो बहुत बड़ी है। देखिए मैडम, दिक्कत नहीं है। प्रस्ताव जब आते हैं तो कुछ करने के लिए ही आते हैं, और निश्चित ही दाम बढ़ाने का सरकार की मंशा होगी, क्योंकि सरकार तो देखो पहले ही कर्ज में है। उत्तराखंड सरकार 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुकी है, तो ये सरकार पहले कर्ज में, और अभी देखिए इन्वेस्टमेंट समिट हुआ तो उसमें भी 100-200 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए हैं। तो पैसा तो खर्च हो ही रहा है, और सरकार को दिक्कतें आनी है, क्योंकि विभागों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। कई विभाग इनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। परसों पीआरडी वालों का भी मांगी थी, उनको नहीं मिल पा रहा था, शिक्षकों को नहीं मिल पाती है। तो हर विभाग में परेशानियां तो चली रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि रेट बनाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कि जितनी महंगाई कर रहे हैं उतने इनको वोट ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि जनता डरी हुई है। जनता को ये नहीं है कि आज महंगाई हो गई, जनता को ये है कि हम सुरक्षित हैं। जनता को इन्होंने समझा रखा है कि जब तक हम हैं तब तक तुम सुरक्षित हो, नहीं तो तुम्हें तो सब काट देंगे, मार देंगे। इस तरीके की लोगों के मन में भावना इन लोगों ने डाली हुई है, और ये सच्चाई है। तो जनता आज डर के माहौल में है। जनता को डर है कि अगर भाजपा नहीं आएगी तो कोई ऐसा ना हो कि दूसरे देश हम पे कब्जा कर लें, हमारे अंदर ही कहीं विद्रोह हो जाएगा, हमें मुस्लिम मार देंगे। इस तरीके की समस्याएं जो हैं, इसको लेकर जनता डरी हुई है। और निश्चित देखें, जब कहीं राज्य में चुनाव होते हैं तो वहाँ बात होती है कि हम आएंगे तो 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, हम आएंगे तो इतने यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। जब चुनाव निपट जाते हैं तो इनका झूठे लोग हैं ये लोग, तो ये फिर अपने शुरुआत हो जाती है इनकी, जो रेट बढ़ाना है, जो करना है वो शुरुआत कर देते हैं। तो जनता देखें सब देख रही है, और जरूर निश्चित समझेगी इस चीज को कि कितनी महंगाई। देखें, जब 300-400 रुपए का सिलेंडर था तो ये लोग चूड़ियां भेजने का काम करते थे। जब आज हम लोग कुछ बोलते हैं तो ये कहते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसमें राजनीति करनी चाहिए? मुझे यही लोग बता दें, ऐसा कौन सा मुद्दा इन्होंने छोड़ा कि हम राजनीति कर लें कहीं पे? क्योंकि आप तो हमें तो राजनीति बोलते हैं, अपने टाइम पे आप देखें क्या हरकतें करते थे। जरा सी बातों पे सर पे सिलेंडर लेके सबके सब खड़े हो जाते थे सड़कों पे। हम तो उस लेवल का नहीं कर पाते, ना कर रहे हैं आप लोगों के साथ, लेकिन हाँ, जनता के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। और एक समय था, देखिए आप लोग, हम लोग सब आज से 20-30-40 साल पुराने हैं, और हम लोग जानते हैं जब पहले बिजली के बिल आया करते थे, 200-200 वाट के बल्ब जलते थे, और 200-250 रुपए बिजली का बिल आता था।
आज जबकि एलईडी हो गई, 9-9 वाट के बल्ब जल रहे हैं, 6 वाट के बल्ब जल रहे हैं और बिजली का बिल 2,500-3,000-4,000 जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो झोल है। बिल्कुल। बाकी जनता समझेगी इस चीज को और निश्चित ही या तो जनता की कमाई बढ़ा दो, कमाई बढ़े, कुछ तो करो, या तो कमाई बढ़ाओ या कम सस्ता ही करो, कुछ तो करना पड़ेगा। डीके पाल जी, दिल्ली मॉडल आप लोग हमेशा बोलते हैं हम लोग मुफ्त बिजली दे रहे हैं, वो कितना कारगर साबित हुआ है और यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो क्या खामी आपको नजर आती है? हेलो, डीके पाल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरी आवाज, हाँ जी मुझे आ रही है। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? जी बिल्कुल आ रही है, आपका अपनी बात करें। हाँ जी, हाँ जी। तो माफी चाहता हूँ, मैं वहाँ नहीं बैठ पाया, लेकिन एक बात जरूर है कि ऊर्जा प्रदेश में गंगा, जमुना और तमाम तरह की गंगाएं और जमुना की जो धाराएं हैं उनके बावजूद और उसके अलावा हमारे राज्य में एक बहुत बड़ी योजना जिसको हम एशिया की सबसे बड़ी ऊर्जा योजना बोलते हैं, टिहरी बांध के रूप में, वो हमारे राज्य में है। तमाम ये इतने दावे करते हैं कि हमारे यहाँ पर ये मनेरी भाली शुरू हो गई, हमारे यहाँ पे ये चल रही है, वो चल रही, उसके बावजूद ऊर्जा प्रदेश में हम बिजली को हर 6 महीने में, हर एक साल में बढ़ाने का जो काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी करनी में और कथनी में बहुत फर्क है। ये राज्य के लोगों की जेब पर डांका, डकैती, चोरी करने वाली सरकार है। आप देखिए, दिल्ली की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, कितनी ईमानदारी से लोगों से किए हुए वादे 200 और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो काम कर रही है और 80% लोगों के बिजली जीरो आ रहे हैं। उसके बावजूद वहां की सरकारें सरप्लस है हर चीज में, और हम पैसा बचा करके, भ्रष्टाचार खत्म करके, लोगों की भावनाओं पे खड़े उतर के हम वहां लोगों की सेवा कर रहे हैं, जबकि वहां इतनी बिजलियां ना बन रही है और ना ही वो राज्य इतने सक्षम थे, वो कर्जे में डूबे हुए राज्य थे दोनों के दोनों। और आप देखिए उत्तराखंड की सरकार को, उत्तराखंड की लोगों को कितना बेवकूफ समझने का काम कर रही है। ये राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं। अगर गलती से भी इन्होंने ये रेट बढ़ाने की कोशिश करी, जो कि बहुत ज्यादा रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जरा से भी अगर रेट बढ़ाने की कोशिश करी तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर के इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। ठीक है, हम इनको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह के ये सीधे सीधे लोगों की जेब पर डांका है, डकैती है, चोरी है, और इसको आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, जय सिंह रावत जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये खबर है, एक प्रस्ताव है, अभी इस पर कोई मोहर नहीं लगी है, लेकिन खबर भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि खबर आने से लोगों में चिंता हो जाती है, वो लोग अपना बजट रीएनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि अगर बढ़ा तो हमारी जेब पर कितना असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, आज यूपीसीएल की जो बोर्ड की बैठक थी उसमें शायद ये प्रस्ताव तैयार हुआ है। अभी जैसे पूर्व विधायक जी कह रहे थे कि ये इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके पास जाएगी। अब वो कितना इनका करेंगे, तो मैक्सिमम होता ही है कि ज्यादा से ज्यादा मांगते हैं ताकि कम से कम आधा मिले तो इनका काम चल जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपने अभी उससे पहले कहा कि 2 पॉइंट समथिंग तो पहले साल था जो बढ़ाया गया था, प्रतिशत बढ़ाया गया, और इस साल आपका बढ़ा है आपका 9.64, और अगले साल मतलब इतना ज्यादा जंप करेंगे। अगर बाय द वे रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर दिया 25 से 25% कर दिया, तो आप ये बोलो कितने का जाएगा बिजली का बिल जो आ रहा है आपका, ये तो गंभीर बात है जी। ऐसा क्यों हो रहा है, सोचने वाली ये इसलिए हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यूपीसीएल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि उसका जो है घाटा बढ़ रहा है, तभी तो कीमत बढ़ाते हैं। और मैं इसका अभी बैलेंस शीट देख रहा था, इसकी बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज हैं 6057.29 करोड़ की लायबिलिटी है, देनदारी है अब तक का, इतना हो चुका है। ये समझिए कि पहले यूपी के जमाने में यूपीएससी भी होता था, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड था, उसके बाद फिर उसको इसी घाटे की वजह से, इसी मिसमैनेजमेंट की वजह से उसको 3 हिस्सों में बांटा गया। एक तो था जनरेशन, जल विद्युत वाला था, विद्युत
जो जनरेट करता था, ये सप्लाई करने वाले थे, इनको यूपीसीएल पावर कॉर्पोरेशन बोलते थे। थर्ड जो था जो ट्रांसमिशन का काम करता था, जहां जनरेशन हुआ उसको ट्रांसमिट करने के लिए इन तक यूपीसीएल तक पहुंचाने के लिए वो 20 की जो लाइनें हैं वो सिस्टम था। वही हमने क्या इनहेरिट किया, उत्तराखंड में भी वही सब चीज आया। तो वो यूपीसीएल का जिसको जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको पैसे कमाने चाहिए थे, सरकार को भी देते हैं ना, हर जो निगम होता है, सरकार का निगम होता है, वो डिविडेंड देता है। अभी आज या कल यूपी इसकी है मेरे ख्याल से कल होने वाली है जल विद्युत निगम की, यूजेबीएनएल की है, तो वो डिविडेंड देने वाले हैं, सरकार को देने वाले हैं। तो जो डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट उनका होगा वो देंगे। ये क्या देंगे जो हजारों करोड़ के उसमें दबे हुए हैं। इसका मतलब ये जो उस समय उत्तर प्रदेश के जमाने में था, घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा बैठने वाली बात थी, तो वो उससे कैसे उभरेगा? मतलब वो तो हुआ, आपने उनको तो उन निगमों को तो अलग कर दिया, लेकिन जो ये घाटा देने वाला जिसको प्रॉफिट कमा के देना चाहिए था, जैसे हमारे रोडवेज में होता, प्राइवेट बस वाले तो खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन जो सरकारी निगम है उसमें होता घाटे में चलता है। वही इसका भी है। जो हमारे यहाँ जितनी बिजली कंपनियां करोड़ों क्यों ले रहे हैं लोग, यहाँ इतने प्रोजेक्ट क्यों ले रहे हैं बाहर के लोग? बड़े बड़े जो श्रीनगर प्रोजेक्ट है, जयप्रकाश का है, आपका और सारे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बिजली पैदा करके कमाते हैं, और हम बिजली कमा के घाटा कमा रहे। और ये मैंने आपको बैलेंस शीट बताई इनकी 6057, मतलब 6057 करोड़ का पिछले से पिछले साल तक का इन पर घाटा चढ़ गया था। ये हो रहा है। तो इसके लिए सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि बजाय देखो ये इसका तो घाटा तो में कब तक चलेगा? घाटा एक कारण ये भी होता है कि जैसे आपका बिजली का कीमत है, जैसे इस समय अगर ये बाहर से बोरो करेंगे, ओवरड्रॉ करेंगे, तो इस समय कम से 9-10 रुपए यूनिट इनको बिजली पड़ती है, खरीद पड़ती है, जो कि इनको जो अपने इनके पावर प्रोजेक्ट है इनका 1 रुपया भी नहीं बढ़ता। जो पुराने हैं, या आपका खुदरी का है या आपका तिलोद का है, ये जो भी है, इनके लगभग 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया ज्यादा से ज्यादा बिजली का पर यूनिट इनका जनरेशन कॉस्ट बैठती है। लेकिन जब पूरा नहीं होता तो हमें बाहर से मंगानी पड़ती है, बाहर से खरीदनी पड़ती है ऊर्जा प्रदेश को। तो वो स्थिति गंभीर स्थिति है। सरकार को इस ऊर्जा सेक्टर पर बहुत सारा ध्यान देने की जरूरत है। एक तो इसका घाटा कम कैसे होगा जब जनरेशन बढ़ेगा, एक दूसरी लाइन लॉस जो है अभी तो लगभग 16%, 16% लाइन लॉस है। लॉसेस भी दो किस्म के होते हैं, एक टेक्निकल लॉस होता है जो फॉल्ट होता है, आप समझ रहे हैं कि लाइन तो बहुत माना टिहरी बांध से लेके अगर मुजफ्फरनगर तक जाएगा तो बीच में कम लाइन लॉस, उसमें टेक्निकल लॉस हो जाती है, कुछ चोरी होती है। आपका देखा ये तो रुड़की, हरिद्वार, इधर सबसे ज्यादा चोरी यहाँ होती है। बिल्कुल। और चोरी कौन कर रहा था ये भी देखने वाली बिल्कुल। एक दूसरी बात है खुद स्टाफ जो एक रीसेंट डेवलपमेंट है, एक रीसेंट डेवलपमेंट है सर यहाँ पर, ये भी देखने वाली बात है। एक रीसेंट जनरेशन डेवलपमेंट बढ़ाओ, हुआ है, लाइन लॉस कम करो जी, और जो बिजली की चोरी है उसे कम करेंगे तभी तो जाके सारी चीजें मल्टी प्रोन्स जो है, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी अगर आप बनाएंगे तब जाके इसका घाटा कम होगा। एक रीसेंट डेवलपमेंट बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच एक लोन एग्रीमेंट जो है उत्तराखंड के लिए साइन किया गया है, जिसमें $200 मिलियन का ये जो लोन एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है उत्तराखंड में जो पावर सप्लाई है उसकी बेहतरी के लिए, उसे और डेवलप करने के लिए। मैं इसी पर सवाल करूंगी केदार सिंह रावत जी, जब हम सप्लाई की बात करते हैं हमारे पास दो मेजर सोर्सेज है, एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है और एक हाइड्रो पावर है जो यहाँ पर बहुत सारा अबंडेंस में हमारे पास है। उसके बाद इतना लोन लेना, जब हमारे पास खुद के पास पावर सप्लाई है, हम बाकी स्टेट्स को प्रोवाइड करते हैं, हमारे खुद के लिए अंदरूनी जो यूजेज है उसको पूरा नहीं पड़ता, उसके लिए लोन लेना पड़ता है। आपको लगता नहीं है जो बात है कि लोन हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, उस पर काम करने की जरूरत है? जी मैडम, ऐसा है कि पहले यूपी के टाइम पे हमारे उत्तराखंड में दो बड़ी परियोजनाएं बनी थी, मनेरी भाली और जो टिहरी डैम। तो मनेरी भाली भी और टिहरी डैम, मनेरी भाली तो इरिगेशन ने बनाया था जी, टिहरी डैम जो है टीएसडीसी ने बनाया। लेकिन उसी समय कॉन्ट्रैक्ट कर दिए गए कि जो
टेहरी डैम है वो TSDC बना रही है, लेकिन उसमें सिर्फ 12.5% जो है उत्तराखंड का तय किया गया। जहाँ से हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, जहाँ बन रहा है, जहाँ लग रहा है प्लांट, तो उसमें ही जो है हमारी भागीदारी कम हो गई। और मैं आपको बता दूं कि जब मनेरी भाली परियोजना को जो इरिगेशन ने बनाया था जी, और जब वो ट्रांसफर हुई UJBNL को, तो मनेरी भाली जो प्रोजेक्ट है उसकी धरासू पावर हाउस की जो टनल थी उसके लिए रिपेयरिंग के लिए इरिगेशन ने 80 लाख का प्रपोजल बनाया था। और जैसे वो ट्रांसफर हुई UJBNL को, वो जो है 9 करोड़ या 10 करोड़ इस तरह का जो है पेमेंट किया गया। मैं उसमें विधायक था, 2009 की बात है ये जी, मैंने इसको उठाया था कि भाई जिस टनल को जो है रिपेयर करने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 80 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाया था जी, वही 80 लाख का प्रोजेक्ट जो है 9 करोड़ का कैसे हो गया। तो काफी इस पे बहस हुई थी और ये हमको देखना पड़ेगा जी, कि हमने उत्तराखंड राज्य जब बनाया तो उत्तराखंड राज्य किस लिए बनाया जी, कि हमें उत्तराखंड राज्य के साथ जो है हमें ये देखना है, चाहे हम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम बीजेपी के लोग हैं, हम दूसरे दलों के लोग हैं, लेकिन ये विभाग के लोग जो है क्या कर रहे हैं। तो वही बात इस समय आई कि भाई UPCL जो है वो बढ़ा रहा है प्रस्ताव, तो UPCL बढ़ाएगा, लेकिन अभी ये कहा जाता सब ऊर्जा प्रदेश है। ऊर्जा प्रदेश कहाँ से आ गया। हमारी मोरी में जो जल विद्युत परियोजना चल रही है वो SJVNL की है और नई जो परियोजनाएं हैं वो हमारे ओन अकॉर्ड पे नहीं बन रही जी, यानी कि UJBN के माध्यम से या उस माध्यम से। अब TSDC की जो टेहरी जल विद्युत परियोजना है उसमें हमें 12.5% का ही जो है वो है शेयर है, तो बन रही है उत्तराखंड में जी, लेकिन उत्तराखंड का उसमें रिसोर्स नहीं लग रहा, उत्तराखंड का उसमें पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए हमारी भागीदारी कम हो रही है। और उत्तराखंड में जो हमारे वो हैं जल संसाधन हैं जिससे हम ये परियोजनाएं बना सकते हैं, लघु जल विद्युत परियोजनाएं बना सकते हैं, उसमें आगे काम नहीं बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से हम ऊर्जा प्रदेश के रूप में अग्रणी हो सकते हैं, अग्रणी प्रदेश हो सकते हैं, लेकिन उसमें हमें काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, यहाँ पर बात सही बोली केदार सिंह रावत जी ने, डिटेल्स दी हैं कि हम पिछड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा शेयर होल्डिंग कम है। हालांकि रिसोर्सेज हमारे अपने स्टेट में है, लेकिन उसमें हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। आज UJVNL का स्थापना दिवस भी था, मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि हमें और बेहतरी करने की ज़रूरत है। सरकारें आपकी भी रही हैं, कुछ टेक्निकलिटीज़ आप लोगों ने भी फेस की होंगी जो केदार सिंह रावत जी बता रहे हैं, तो उसको आप लोग प्रपोज क्यों नहीं करते हैं? देखिए मैडम, रावत जी निश्चित ही एक ईमानदार व्यक्ति हैं और खुल के उन्होंने अपनी बात रखी है और सही बात रखी। देखिए कौन करेगा, सरकार भाजपा की है, अब आप उम्मीद किससे करते हैं कि कौन करेगा। आप देखिए मैडम, एक कहावत है, जो सही आदमी होता है तो वो क्या करता है, वो कमाई के साधन बढ़ाता है। जो सही सोच होता है, पॉजिटिव सोच वाला होता है, वो अपनी कमाई के साधन बढ़ाता है। और जो निकम्मा होता है वो सोचता है क्या क्या खा जाऊं, क्या कम कर लूं, कैसे कम कर लूं, किसी पेंशन ना दें, किसको तनख्वाह ना दें, किसको बोनस ना दें, क्योंकि उस पर कमाई के साधन बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। हमारी सरकारों ने कमाई के साधन बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करी। आप बताएं ना, आप कमाई के कैसे साधन बढ़ा रहे हैं। इनको जब कमाई के साधन बढ़ाने की बात आती है तो इनको सिर्फ इनकी नजर में आता है व्यापारी, जो व्यापार कर रहा है उसको पकड़ लो और उसको कहीं फंसाओ और उससे पेनल्टी लगा के उससे पैसा वसूल लो। मतलब ऐसे तानाशाही से जिस व्यापार, जो आदमी व्यापार कर रहा है उसके तो पीछे पड़ जाएंगे। अपनी इन पे कोई पॉलिसीज नहीं है। अरे आप क्यों नहीं बना सकते हो? आप 100-200 करोड़ रुपए इवेंटों पे खर्च कर रहे हो,
चाहे त्रिवेंद्र के टाइम पे इवेंट किया आपने, चाहे इस टाइम पे इवेंट किया आपने, सड़कों के अंदर किस तरह की टाइल्स लगाई जो आज आपने उतार दी फिर दोबारा उन टाइलों को। तो आप इन इवेंटों में ना खर्च के छोटे 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 बांध बनाएं, छोटे छोटे अपने प्रोजेक्ट बनाएं। आप दूसरे के पैसे अगर राज्य में लगा देंगे तो आपका तो कुछ रहेगा ही नहीं। आज टिहरी बांध जो है उत्तराखंड की छाती में बना दिया, अगर कुछ दिक्कत आएगी तो हमारे लोग मर जाएंगे। और अगर कमाएगा कौन? यूपी कमाएगा। जब बंटवारा हुआ था तो इसमें क्या मतलब, मैं कहूँ कि मैंने मकान तो बेच दिया पर बाद में कहूँ मैंने पंखा नहीं बेचा था, ये कोई बात होती है क्या? आपने अगर हमें राज्य दिया है तो उस राज्य के अंदर जो भी संसाधन है वो सब हमारे। तो यही तो बात तो मैं ये आपसे क्यों नहीं पूछ कर रही पा रहे हूँ। हम आज भी? कांग्रेस की भी सरकार रही है, टेक्निकलिटीज आपके सामने भी आई है। 12.5% का जो शेयर होल्डिंग की बात की है केदार सिंह रावत जी ने, वो तो आपकी सरकारों को भी पता होगा, फिर इस पे तब भी काम क्यों नहीं किया निश्चित गया? मैडम, और खाली देखें, विपक्ष का काम क्रिटिसाइज करना थोड़ा ना होता है सर, आप नहीं, लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो हम इंजनों की बात करते हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, ये जो इंजन लग रहे हैं ना मैडम, इनसे यही होता है। जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी हम अगर नहीं कर पा रहे हैं बंटवारा, नहीं फैसला कर पा रहे हैं इस चीज का, तो उसमें दोष किसका है? आज जनता तो नहीं जाएगी, कांग्रेस तो नहीं जाएगी इससे हिस्सा कराने के लिए। भाई जो हमारी चीजें हमें तो, जो तुम्हारी चीजें हैं तुम रखो। क्यों हम जबरदस्ती का ये बना के रखा हुआ है, लफड़ा क्यों पाल के रखा है? उत्तराखंड के अंदर हम क्यों दें? और हमारे राज्य के अंदर देखें बिजली इतनी महंगी है, अन्य राज्यों में बिजली सस्ती है। और आज देखें पंजाब में तक उन्होंने बिजली फ्री करने का वादा किया, बिजली फ्री कर दी। ऋषिकेश के अंदर है और बड़े बड़े लोगों की दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है। मुझे कई लोग बताते हैं दिल्ली में कि यार हम लोगों को तो बिजली का बिल ही नहीं आता, खाली साल में एक आध बार दे दिया तो दे दिया, तो बिजली का बिल ही नहीं आता। देखिए मैडम, मैनेजमेंट करने का एक तरीका होता है। आपको पता है मेरे पास ये संसाधन है, आप उन संसाधनों के अंदर खर्च करो। अब आप कहते हो नहीं हमने G20 कराना है, इसमें 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए हमें खर्च करना है, वो सड़कें जो चमकी हुई हैं, बनी हुई हैं, उनको थोड़ा सा और पेंट पांट कर दिया और उस पे ही पैसा खा गए। अरे कहाँ ले जाओगे इतना पैसा? इस पैसा किस काम आएगा? ये पैसा आदमी को खाने को तो 4 रोटी चाहिए ना। बिल्कुल। ये तो अति मतलब ऐसे हो गए हैं कि पता नहीं कितना खा लें और इतनी बदमाशी कर लें, क्योंकि सरकार आगे आनी नहीं है तो हम विदेशों में भाग जाएंगे इन पैसों को लेके, तो अपना जीवन यापन कर लेंगे। इस तरीके के तानाशाह लोग हैं, तो दया आनी चाहिए इन्हें। हमारे उत्तराखंड एक गरीब राज्य है मैडम। आज अभी जस्ट मैं देख रहा था फेसबुक के माध्यम से, रुड़की के अंदर भी अभी एक चोरी हो गई है, ATM लेके भाग गए बदमाश, डर ही नहीं है। अभी ऋषिकेश की लड़की विनीता भंडारी का चल रहा है फेसबुक में, ऋषिकेश की लड़की 15 दिन से लापता थी और आज उसका शव मिल गया बेचारी का, अर्ध जला। तो बताओ डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? कौन लोग किसकी पनाह पे ऐसा काम कर दे रहे हैं? तो बड़ा दुर्भाग्य है मैडम मेरे देश का, मेरे राज्य का, कि इस तरीके के लोग सत्ता में बैठे हैं जो गुनहगारों को सपोर्ट करते हैं, और गुनाह रोज बढ़ रहा है। और कहने की बात है कि हमने कानून, कुछ नहीं होता कानून, दिमाग बदलो इंसान का, उसे बताओ कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, अगर तुम चोरी मक्कारी करते हो हम तुम्हारे साथ नहीं है, उसे ऐसे सहमत दो कि आज इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं हो और हमारे देश की और राज्य की बेटियां जलें। इस तरह की हरकतें मत करो। बिल्कुल। जय सिंह रावत जी, एक छोटी सी चीज समझना चाहेंगे, जब हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर केदार सिंह रावत जी की तरफ से बात कही गई 12.5% का शेयर होल्डिंग है, यानी कि अपने रिसोर्सेज पे हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी बात आती है कि दिल्ली जैसा प्रदेश जिसके पास अपने सोर्सेज नहीं है वो मुफ्त में बिजली दे रहा है, जबकि सबसे चीपेस्ट बिजली अगर बात की जाए इस देश में कहीं मिलती है तो वो है सिक्किम राज्य। सिक्किम भी छोटा सा राज्य है, तो फिर हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, हमसे कहाँ गलती हो रही है? ऐसा है, केदार सिंह जी ने बड़ा महत्वपूर्ण बात एक तो ये कही कि भाई हमको अपने, अगर हम जितने हमारे पास रिसोर्स वो है, संभावना है, पोटेंशियल है, खुद अगर उसको एक्सप्लोर करें, खुद उसको बिजली को हार्नेस करें, तो हमको सचमुच ऊर्जा प्रदेश बन सकता है, जैसे अभी मैं बताता हूँ। लेकिन जो 12% वाली बात, ये शेयर नहीं है हमारा, ये हमको रॉयल्टी मिलती है। TSDC से 12% मिलती है, आपका विष्णु प्रयाग से उसका है जयप्रकाश का, वहां से भी हमें 12% मिलती है। आपका धौली गंगा वाला है 180 मेगावाट का, वहां भी हमको जो भी प्राइवेट है या भारत सरकार का है, जिसका भी है उसका हमें रॉयल्टी मिलती है, जो भी होगा हमको रॉयल्टी मिलती है। 12% ये सरकार का नियम है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता न घटाया जा सकता है। हमें शेयर मिलना चाहिए था, जो टिहरी बांध का हमें 25% शेयर किसको जाता है? बांध हमारी छाती में बन रहा है, फायदा जाता है यूपी को, तो यूपी को इसका जो 25% जो जनरेशन है यूपी का शेयर है वो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी लड़ाई चल रही थी। और बहुत संभव है क्योंकि वो
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है, जो उसमें परिसंपत्तियों का बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो है एज इट इज वेयर इट इज, मतलब जो जैसा है जहां है उसका रहेगा। इस हिसाब से हमारे जितने बाकी हमको जो प्रोजेक्ट मिले हैं आपके, चाहे तिलोथ वाला मिला या खुदरी वाला मिला या जितने भी हैं प्रोजेक्ट हमको, वो सब उसी हिसाब से मिले, एज इट इज वेयर इट इज। केवल हमको टीडी वाला नहीं मिला। उसमें हमारा क्लेम क्या है? हमारी सरकार का क्लेम ये है, हमको केवल टीडी बांध नहीं चाहिए, हमको टीएचडीसी कंपनी चाहिए, जिसका मर्जर करने की कोशिश की, वो उसका भी है, वो उसमें हो गया, लेकिन नवरत्न कंपनी, या हमको टीएचडीसी चाहिए। और टीएचडीसी के जितने प्रोजेक्ट हैं वो हमको चाहिए, चाहे आप सिक्किम में बना रहे हैं, चाहे आप साउथ में बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी हमारी है, इसका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में है, ऋषिकेश इसका हेडक्वार्टर है, इसलिए ये उत्तराखंड की कंपनी है, तो इसके सारे प्रोजेक्ट उत्तराखंड के होने चाहिए। ये हमारा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पॉसिबली हो जाता है, लेकिन एक और जो दिक्कत, जो आशंका है, पता नहीं पूर्व विधायक जी केदार सिंह जी बताएंगे कि अभी हमारा कुछ शायद समझौता होने जा रहा है कि भाई हम कोर्ट से बाहर आपस में कर लेंगे। कोर्ट से बाहर क्यों कर लेंगे? हम तो वहां जीतने वाले हैं, क्योंकि कानून कहता है वेयर इज इट एज इट इज, तो वो तो हमको वैसे भी मिलना है। कंपनी यहाँ की है, बांध यहाँ का है, सारी चीजें यहाँ, तो वो तो मिलनी ही है। तो वो वाला अगर हमारी सरकार ठीक लड़े तो उससे हमको फायदा होगा। एक बात ये है। अब पिछली बार मेरा ये बंद हो गया था, पता नहीं मैं कहाँ बोला था। इनका मैंने आपको बताया कि इनकी बैलेंस शीट जो है ना, बैलेंस शीट में अभी मैं देखा जो 2022-23 की, इनका है 6,000 समथिंग घाटा हो चुका है। 6,057 करोड़ आपने बताया था सर। हाँ, इसका मतलब आपने सुन लिया था। बिल्कुल। तो अच्छा, उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। तो ये इसमें ये है कि इसका अगर ये घाटा होता जाएगा तो बैठ जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि एक तो इनके घाटा कम करने के लिए, जैसे लाइन लॉस का मैंने बताया था, लाइन लॉस इनको घटाना पड़ेगा। दो किस्म के हैं, एक तो टेक्निकल लॉस है, उसको तो जब ज्यादा टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होगी तो कम होगा, लेकिन जो कमर्शियल लॉस जिसे कहते हैं, जो पावर थेफ्ट जिसे कहते हैं, जैसे अभी था कि रुड़की में बहुत ज्यादा होता है, हरिद्वार में बहुत ज्यादा होता है, कई जगह लोग खटिया लगाते हैं, इसकी वजह से उसको भी कम होगी तब होगा। दूसरा है जो सरकारी कर्मचारियों, ठीक है, उनके कर्मचारियों भाई वो जनरेशन करते हैं, कुछ तो उनको रियायत होनी चाहिए, निश्चित रूप से उनको होना चाहिए, मिलता है सबको होना चाहिए, हर विभाग करता है तो उनको भी, लेकिन इतना नहीं कि वो जितना चाहे उसका उपभोग करें, ये वो भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, जनरेशन बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके होगा, नहीं तो ये काम नहीं चलेगा। दूसरा ये कि सरकार को अगर आप जो है आप आज घर जाना आप और अपना बिल देखना, उसे बिजली का बिल होगा कोई पुराना बिल, उसमें एक विद्युत शुल्क लिखा हुआ है, 2% उसका होता है। माना जितना बिल आप देते हैं सरकार को, माना 100 रुपया देते हैं तो उसका 2% यूपीसीएल सीधे उत्तराखंड सरकार को देता है, मतलब वो उत्तराखंड सरकार का शेयर है वो, और बाकी यूपीसीएल खुद रखता है अपना। और जब फायदा होगा तो डिविडेंड कहाँ से देगा, वो खुद ही हजारों करोड़ के घाटे में है, तो वो वाला उस वाले हिस्से को सरकार कम कर सकती है, वहां से हमको बेनिफिट दे सकती है। उनको कहते भाई हमको 2% आप जो हमको शुल्क दे रहे हैं, उसे बिजली उपभोक्ताओं पर राहत देने के लिए उसमें कमी करके थोड़ा बिल कम हो सकता है। बिल्कुल, आइडियाज में कोई कमी नहीं है। आइडियाज और सजेशन में सर आपकी बातें सुन के यही लग रहा है कि जब आप बतौर वरिष्ठ पत्रकार इतना आइडियाज दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, जो अधिकारी इसके लिए बैठे हुए हैं प्लानिंग के लिए, तो वो तो कितना फायदा पहुंचा सकता है ये समझ में आ सकता है। मैं जाऊंगी डीके पाल जी के पास। डीके पाल जी, आप लोग कहते हैं दिल्ली हो पंजाब हो, हम लोगों ने मुफ्त बिजली दी है। हर प्रदेश दिल्ली की तरह नहीं हो सकता सर जो मुफ्त बिजली दे। अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो अगर मुफ्त बिजली देने लगे तो शायद यहाँ पर ऑलरेडी कर्जा है और कर्ज हमें लेना पड़ जाएगा। तो ऐसी जगह के लिए आपके क्या और क्या रिसोर्सेज हैं, आपके क्या सजेशंस हो सकते हैं ऑपोजिशन के तौर पर? ये है कि ये विभागीय गलती नहीं है रेट बढ़ना। 3 हिस्सों में बटे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को जल विद्युत विभाग, कॉर्पोरेशन विभाग, आपका क्या नाम, ट्रांसमिशन विभाग, और फिर ये हमारा पावर कॉर्पोरेशन विभाग, इन तीनों में से मैं किसी की कोई गलती नहीं मानता हूँ, सब अपना अपना काम कर रहे हैं।
बात है सरकार का फेलियर है ये। सरकार को मैन्युफैक्चरिंग जब तक छोटी जल विद्युत या बड़ी जो जितनी भी जल विद्युत परियोजना हमारी अधर में लटकी हुई है, जो समय पे नहीं बन रही है, समय पे बिजली तैयार नहीं कर रही है, और जो चल रही है अगर और उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम किसी में आती है तो ये तीनों के तीनों विभाग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि क्या है कि इन पे प्रेशर है। इतनी बिजली हमें चाहिए, उतनी बिजली बन नहीं रही है, जबकि इन विभागों को बाहर से बिजली खरीद करके, यानी इस पानी से भरे हुए राज्य में जहां हमको दुनिया भर की बिजली बेचनी चाहिए थी बना करके, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके, परियोजनाएं छोटी बड़ी बना करके वहां हमको खरीदनी पड़ रही है। तो ये विभागीय गलती नहीं है किसी भी प्रकार से, ये गलती है सीधे सीधे सरकार की। लेकिन डीके पाल जी, इसी में छोटा सवाल मेरा आपसे है, छोटा सवाल ये, आप कहते हैं विभागीय गलती नहीं है। सर, अगर सरकार की बात की जाए तो पॉलिसी मेकिंग में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो आईएएस अफसरों का, यानी कि अधिकारियों का होता है। अपनी रिक्वायरमेंट्स बताना सरकार को, अधिकारियों का, प्रशासन का काम होता है। सरकार जाके पूछेगी नहीं कि कितना रिक्वायरमेंट है। आपको ऐसा लगता है कि अधिकारी प्रपोजल नहीं देते? आप सिर्फ सरकारी अधिकारियों पर आप उनके ऊपर सिर पे डाल करके कि उनकी वजह से बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, वो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लगातार उनकी मीटिंग्स होती है और वो प्रॉपर तरीके से प्रपोजल देते हैं। इतनी बिजली हमारी खर्च हो रही है, इतनी हमको बाहर से खरीदनी पड़ रही है मजबूरी में, वो सब देते हैं। लेकिन सरकार का फेलियर ये है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर रही है। छोटी जल विद्युत परियोजनाएं जितनी लगनी चाहिए उतनी नहीं लगा पा रही है। जितनी पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ है उस आधार पर सरकार स्टैंड नहीं ले रही है। इसका मतलब सरकार सीधे जिम्मेदार है, ये विभागीय मंत्री जिम्मेदार है, ये उनकी गलती है। रही बात उसकी बात, कोई दिल्ली बहुत बड़ा काम फ्री देके नहीं कर रहा है या पंजाब फ्री देके नहीं कर रहा है। पंजाब और दिल्ली केवल ईमानदारी से काम करके, पैसा बचा करके, लोगों के पैसों को किसी न किसी उनको उपहार के रूप में उनको भेंट कर रहा है केवल। और ये यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ तो रणनीति प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूँ हमेशा से कि सरकार ने विद्युत पर कोई बहुत मजबूत नीति राज्य के लोगों के लिए नहीं बनाई। और मैं तो ये समझता हूँ जो भी नीतियां बने, चाहे जल विद्युत विभाग की योजना की नीतियां हो, वो पहले लोगों के फायदे के लिए बननी चाहिए, न कि आप जो है ना मंत्री के तमाम लोगों के फायदे के लिए बने। मैं समझता हूँ कि सरकार का फेलियर है। अगर रेट बढ़ेंगे आम आदमी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। डीके पाल जी, वजह यह है कि अभी तक जो राज्य संपत्ति का बंटवारा है वो नहीं हो पाया। आपने सुना होगा कि जिससे से जो रॉयल्टी की बात की गई, उसके बाद शेयर होल्डिंग की बात की गई है, अभी वो ही क्लियर नहीं है। तो शायद दिल्ली जैसा हाल यहाँ पर अभी सोचना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। केदार सिंह रावत जी, आपके पास आऊँ। ये मैं तो कह रहा हूँ मजबूर है सरकार। जैसे आप सरकार की मजबूरी को दर्शा रहे हैं, सरकार को निडर होना चाहिए। सरकार को अगर कोई योजना लगानी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है लोगों की भलाई के लिए, लोगों को बिजली कम से कम रेट पर देने के लिए, विभाग को एक तरह से पूरी पावर देने के लिए, बिल्कुल मजबूती के साथ में उस विभाग को खड़ा करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की हमेशा मांग रही है कि आप छोटी जल विद्युत परियोजनाएं जितनी चाहो उतनी लगा लीजिए। लोग पैसा लगाने के लिए बैठे हुए। आप सरकार अब सड़क की बात करते हैं, क्या सड़क ही अपने पैसे से बना रहे हैं? ये लोगों के पैसे से सड़क बनवा करके उनको जगह जगह 50 किलोमीटर पे टोल लगवा करके उनसे पब्लिक से तो वसूल रहे हैं। मैं कहता हूँ आप पब्लिक से रेट बढ़ाने की बजाय, दूसरी चीजें बढ़ाने की बजाय आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक की मदद लीजिए, हेल्प लीजिए। किस भी प्रकार से लेनी चाहिए। सरकार क्या नहीं कर सकती अगर चाहे तो। ठीक है। केदार सिंह रावत जी, मैं आऊंगी सर आपके पास। केदार सिंह रावत जी, यहाँ पर जो है राज्य की परिसंपत्ति बंटवारों का मामला सामने आया है और 12.5% रॉयल्टी के तौर पर आती है और भी रॉयल्टीज हमारे प्रदेश को मिलती है, पर शेयर हमारे पास अभी नहीं है। कहाँ परेशानी आ रही है? दूसरी बात यह है कि आईएएस अफसर जो अफसर बैठे हुए हैं वो तो अपना प्रपोजल बना देते हैं, फिर कमी कहाँ है? नहीं, देखिए, जहाँ तक राज्य संपत्ति के बंटवारे का प्रश्न है, राज्य संपत्ति के काफी कुछ संपत्तियों का बंटवारा हो चुका है। चाहे वो इरिगेशन का हो, चाहे अन्य विभागों का हो, काफी कुछ संपत्तियों का बंटवारा हो चुका है। लेकिन इसमें मेरा आग्रह यही है कि ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, चाहे हमारी मनेरी वैली है, चाहे टेहरी डैम का है, टीएसडीसी का, उस समय उत्तर प्रदेश राज्य था और उत्तराखंड को 12.5% उसमें दिया गया।
तो अब ये है कि सारा एस्टेब्लिशमेंट जो है उत्तराखंड में है जी। प्रोडक्शन उत्तराखंड से हो रहा है और जो हमारी जल संसाधन है वो उत्तराखंड के हैं, तो उसमें उत्तराखंड का हिस्सा बढ़ाया जाना, उसमें उत्तराखंड का हिस्सा बढ़ाया जाना जी। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े भाई हैं हमारे जी। रावत जी, जय सिंह रावत जी, वो भी बैठे हैं, बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिए क्योंकि वो निष्पक्ष व्यक्ति हैं। हमारे पाल साहब हैं, अब वो आपकी बात करेंगे, हमारे नौटियाल जी हैं, वो कांग्रेस की बात करेंगे, लेकिन इसमें राजनीति नहीं बल्कि हम निष्पक्ष तौर पे ये कहना चाह रहे हैं जी। कि जो हमारी पहले से परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश के टाइम से, उसमें सारा एस्टेब्लिशमेंट जो है जब उत्तराखंड में है तो उसमें उत्तराखंड का हिस्सा जो है तय होना, उत्तराखंड का हिस्सा तय होना चाहिए जिससे कि हमारी वो बढ़े। लेकिन हम कह रहे हैं ऊर्जा प्रदेश हम नहीं बन पाए क्योंकि रिक्वायरमेंट कहाँ है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं जी। आज बाहर से हमें बिजली आयात करनी पड़ रही है, बिजली बाहर से मंगवानी पड़ रही है, तो उसमें यह है कि हमें जो हमारे जल संसाधन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जी। उसको हमको और बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास है, पूरे संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं उसके जल विद्युत के लिए, तो हम अपने उसको संसाधनों को बढ़ाएं। और ये जो हमारी अभी जो मेन चर्चा है वो है रेट बढ़ाने जी। तो रेट बढ़ाने की अभी से हम ये कर दें हो अल्लाह के साहब ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि अभी ये यूपीसीएल जो है प्रपोजल बना रहा है और यूपीसीएल के एंड पे जो है ये फाइनल हुआ है जी। तो ये जाएगा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को, विद्युत नियामक आयोग को। विद्युत नियामक आयोग जो है वो जन सुनवाई करके ही दरें तय करे। लेकिन केदार सिंह रावत जी, आप ये भी समझते हैं कि जब ऐसी कोई खबर आती है जहां पर रेट लिस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाए, 25 से 30% का इजाफा हो जाए, अगर न्यूज ही काफी होती है लोगों में थोड़ा टेंशन पैदा करने के लिए, क्योंकि लोग अपना फिर बजट चेक करने लगते हैं। नहीं, वो बात ठीक है मैडम आपकी, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इसमें इतना वो होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी विभाग जो है प्रपोजल बनाएगा, बिल्कुल, और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में जनता के भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, जुडिशियरी के भी जो है उसमें हस्तक्षेप है, तो जितना जो स्वाभाविक होगा वही जो है उसमें तय किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आशीष नौटियाल जी, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां पर पक्ष विपक्ष साथ में बैठ के काम कर सकता है। हमने इसका उदाहरण हाल ही में देखा जहां पर आपने 10% क्षैतिज आरक्षण में जो समिति बनाई गई थी उसमें कांग्रेस के भी लोग थे, उसमें कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन भी था, यानी कि विपक्ष भी था। ऐसे बहुत कम मौके इसलिए कह रहे हैं, हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती है, लेकिन जो पहले की जहां पर खामियां रही हैं, जो आगे बढ़ती चली जा रही है, उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप भी अपने प्रपोजल्स दे सकते हैं, आप लोग भी बैठ के डेलीगेशन भेज सकते हैं। देखिए मैडम, सरकार चाहेगी तो जरूर साथ तो हम खड़े हैं ही हैं, क्योंकि हमें तो राज्य के मुद्दों पे साथ खड़ा होना ही होना है। लेकिन मैडम समस्या क्या हो गई देश के अंदर, राजनीति वो आदमी कर रहा है, अधिकांश, सबके लिए नहीं कहूंगा, जो एकदम आवारा टाइप के लोग होते हैं ना, मतलब आवारागर्दी करते 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 एकदम बड़े नेता बन के निकल जाते हैं। फिर उनकी बैकग्राउंड तो वही होता है आवारागर्दी वाला, उन्हें कोई पता नहीं कैसे नियम बनाने, कैसे कानून बनने। वो तो आके मतलब ऐसा तो बहुत कम सुनने को मिलता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करता था और नेता बन गया। नेता कब बन रहा है कि अपने उल्टे सीधे काम करते करते नेता तक पहुंच जाता है, तो उसको तरीका ही नहीं पता किस तरह काम करना है, उसको पैसे का किस तरह। देखिए आप जो IAS अधिकारी हैं, जैसे भी बात कर रहे थे हम लोग कि वो लोग क्या बता रहे हैं क्या कर रहे हैं, देखो वो करेगा जो ऊपर बैठा आका उन्हें कमांड देगा। आपने कहा भाई मुझे 20,000 करोड़ चाहिए, वहां का इलेक्शन है उसमें मुझे खर्च करना है, तो 20,000 करोड़ लेके आ, तो 20,000 करोड़ की व्यवस्था करके आपको दे देगा, ले भैया कैसे करना है। आज भी आपको पता है, सबको पता है कि
ट्रांसफर जो होते हैं, इधर उधर जो ट्रांसफर होते हैं, जो कौन सा चौकी चाहिए, कौन सा क्या चाहिए, कौन सा एरिया चाहिए, पैसे चलते हैं वहाँ भेज दिया जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया में लोग ट्रांसफर ले रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो है इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांसफर लेते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ ना कुछ तो माल पानी मिलता ही है। तो कहीं ना कहीं देखें, अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो इसका रेट भी इतना नहीं बढ़ेगा। और जो अनसिस्टमेटिकल इंसान होता है, मतलब इंसान दो तरीके के होते हैं, आपने देखा होगा जीवन में। एक आदमी की कमाई 10,000 होती है, वो सोचता है 10,000 में अपना घर बार चलाऊंगा, 10,000 के अंदर ही मुझे करना है। एक इंसान इस तरीके का भी होता है, कोई बात नहीं 10,000 है, 20,000 उससे कर्जा ले लूंगा, कुछ कहीं से कर्जा ले लूंगा, अपना इस महीने काम चलाता हूँ, फिर अगले महीने फिर देखा जाएगा। तो इस तरीके के लोग विकास नहीं कर पाते। और सरकार भी सेम भाजपा की इस टाइप की है, जो सिर्फ कर्ज लेने पे विश्वास करती है कि ये कर्जा ले लो, वो कर्जा ले लो। अरे आप पे निपटाने के साधन क्या हैं? आप अपनी कोई चीज बना क्यों नहीं पा रहे हैं? इस तरह के हाल हो गए मैडम व्यापारियों को। अभी ये सरकार कहती है कि जीएसटी का कलेक्शन इतना हो गया, इतना हो गया। सच्चे आंकड़े अगर देखे जाएं, निकाले जाएं, जीएसटी का कलेक्शन कम है और पेनल्टी ज्यादा है। ठीक। व्यापारी को पहले पेनल्टियां लगा दी हैं कि तेरी ये गलती हो गई, तो डेट दिखना भूल गया तो इतने गए, तेरे ये बिल ले जाना भूल गया तो इतने गए। इस तरह पेनल्टियां ज्यादा हैं। अगर इसकी पूरी आंकड़े हम लोग मांगे और रखे जाएं तो निश्चित पता लगेगा पेनल्टियों से सरकार कमा रही है, जीएसटी से नहीं कमा रही है। जीएसटी से व्यापारी परेशान है और व्यापारी अपने काम धंधे, उद्योग धंधे बंद करना चाहता है। अब सरकार कमाएगी कहाँ से? सरकार तो डिपेंड ही उन पे है हर चीज में। तो सरकार को एक अच्छी नीति बनानी चाहिए और अपना कुछ बनाना चाहिए जिससे कि खुद भी कमाए। ये नहीं कि जो काम कर रहा है उस बेचारे की इतनी रेड मार दो कि वो भी ना कमा पाए और खुद तो फिर आप लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और डीके पाल जी आपसे शुरू करूंगी। फाइनल कमेंट शॉर्ट में। देखिए दिव्या जी, हम तो अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल से भी सीख नहीं ले पाए हैं जी। जहाँ पड़ोसी राज्य बिजली बना करके दुनिया भर की मेगावाट और बहुत सारे राज्यों को, बल्कि पूरे देश को बेचता है, और उल्टे हम दूसरे राज्यों से खरीद रहे हैं। एक तो यही सबसे बड़ा फेलियर उत्तराखंड की सरकार का है, उत्तराखंड के जिम्मेदार लोगों का है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि यदि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकती तो जब वो बिजली उत्पादन को बढ़ा नहीं सकती तो उसको रेट बढ़ाने का भी कहाँ अधिकार हुआ? भाई दो चीज पैरेलल लेके आपको चलनी पड़ेगी। एक तो लोगों का फायदा और एक लोगों का नुकसान। आप फायदे के बारे में तो कभी सोचते नहीं हो कि उनको किस प्रकार से बिजली फ्री दी जाए। मैं कहता हूँ फ्री बस की नहीं है आपको 1 रुपया 1.5 रुपया के बीच में दी जाए। उसके उल्टे आप उनको नुकसान करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही सरकार। हम चेतावनी देना चाहते हैं, यदि बिजली के दाम बढ़े तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर के इनकी ईंट सीट बजाने का काम करेगी। ठीक है, आशीष नौटियाल जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए मैडम, सरकार को अपने फिजूल खर्चे रोकने चाहिए और चोरी चकारी अगर रुक जाएगी तो निश्चित ही रेट नहीं बढ़ेंगे। और सरकार ये भी समझे, देखिए जनता कब तक आपके यूसीसी और इन सब ड्रामों में फंसी रहेगी। एक ना एक दिन जब जनता परेशान होगी तो आप लोगों को सबक सिखाएगी, लेकिन तब मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी होगी। तो निश्चित ही आप लोग समझें, इसे अपना राज्य, अपना देश समझें और जनता के हित के लिए काम करें। बिल्कुल। जयसिंह रावत जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। हाँ ठीक है, सरकार अगर बिजली की दरें कम करनी है, क्योंकि इतना हर साल अगर इतना जंप करेगी बिजली की दरें तो ये मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि बिजली का जो कंजम्पशन है जैसे बढ़ेगा उसको विकास का द्योतक माना जाता है। जितनी ज्यादा बिजली खपत होगी लगता है उतना विकास हमारा ठीक ठाक चल रहा है। हमारे देश में वैसे भी पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो कम है, इसको बढ़ना चाहिए। लेकिन बढ़ेगा कब? जब जनरेशन होगा, जब होगा ना। और जब मांग और आपूर्ति कहते हैं ना, डिमांड और सप्लाई में जब बहुत अंतर हो जाता है तब गड़बड़ हो जाती है। तब क्या कहते हैं, सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होगी तो कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए जरूरी है इनको जनरेशन अपना बढ़ाना पड़ेगा और अपने जो प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं दूसरा कमा रहे भाई तुम हमको 12% दे देना, रॉयल्टी देना, करते रहो जो करना। ऐसा नहीं, आपका संसाधन है, आपको खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरा, चोरी रोकने के लिए, चोरी रोकने जो मैंने कहा टेक्निकल लॉस और कमर्शियल लॉस दोनों है, उनको कम करने की कोशिश होनी चाहिए। एक और चिंता का विषय है कि जो सरकारी विभाग है, पुलिस वाले पेमेंट, थाने वाले और जगह वाले उन पर भी करोड़ों रुपए पड़ा रहता है। नगर पालिका, नगर निगम वाले तो पेमेंट नहीं करते हैं, जल संस्थान वाले पेमेंट नहीं करते हैं। कई ऐसे विभाग हैं सरकार के या अर्ध सरकारी या सरकारी जो है जो यूपीसीएल का पेमेंट नहीं करते हैं, टाइम से नहीं करते हैं, तो उनको बोरो करना, कर्ज लेंगे तो कर्ज में तो ब्याज तो देना पड़ता ना। इस तरह से बहुत सारी का नहीं, लेकिन सरकार को जो जो आईएएस आप वहाँ क्यों बैठाते हैं? किस बात के लिए आपने आप वहाँ आईएएस ठीक है सर जी।
केदार सिंह रावत जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। जी, निश्चित रूप से ये जो चल रही हैं संभावनाएं, मेरा कहना ये है कि सरकार जो है निश्चित रूप से जन भावनाओं का जो है आदर करेगी, और जो हमारा विद्युत नियामक आयोग है, देखिए जो महंगाई बढ़ती है जिस रेशियो से, उस रेशियो में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो 2%, 3%, 4%, जी लेकिन विद्युत नियामक आयोग जी जन सुनवाई करने के बाद जो है निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता के पक्ष में जो है फैसला लेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और धामी जी भी, क्योंकि ऊर्जा मंत्री भी वही हैं, मुख्यमंत्री भी वही हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो जनता के पक्ष में फैसला लेने का प्रयास करें। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि लग सकता है बिजली का झटका, क्योंकि नए साल में ऐसा माना जा रहा है कि यूपीसीएल की तरफ से जो प्रपोजल तैयार किया गया है 25 से 30% की बिजली रेट्स में बढ़ोतरी करने का, वो अगर अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर बिजली के रेट्स बढ़ जाएंगे और बढ़ा हुआ बिल जो है वो जनता को दिया जाएगा। लेकिन विद्युत नियामक आयोग अभी इसका जो है आगे एनालिसिस करेगा, और जब जन सुनवाई होगी उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा क्या ये रेट्स बढ़ेंगे या फिर 25 से 30 बढ़ेंगे या उससे कम बढ़ेंगे, ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बहुत सारे सजेशंस इस डिबेट के माध्यम से सामने आए हैं, और ये अच्छा होगा कि विभाग भर इस पे विचार करे और आगे आने वाले जितने प्रपोजल्स हैं इन सजेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।